सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो आज गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। लास्ट जो आपने चैप्टर देखा था उसका नाम था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और ये है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। कहने को ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं भाई, कह सकते हो भाई भाई। अगर आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल अच्छे से आ चुका है तो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में आपको कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। बस वहां पर वो शेयर्स थे, वो शेयर कैपिटल का पार्ट था। यहां पर ये डिबेंचर्स हैं और डिबेंचर्स हमारी लायबिलिटी का पार्ट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो बेटा जी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है डिबेंचर्स। देखिए, द वर्ड डिबेंचर्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डिबेयर which means to borrow. Debenture is a written instrument acknowledging a debt under the common seal of a company. यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटन इंस्ट्रूमेंट है, जो बता रहा है कंपनी ने इस पर्सन से इतना पैसा लिया है और ये सबूत है उसका। जो भी डिबेंचर होते हैं, जो पर्सन डिबेंचर्स लेता है उनको हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स। और डिबेंचर पर फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देनी पड़ती है साल में 2 बार। ठीक है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं, फिर हम इसके डिटेल में चलेंगे। सबसे पहला सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर और अनसिक्योर्ड और नेग्ड डिबेंचर्स। कुछ अजीब से नाम है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब है कुछ गिरवी रखा हुआ है, और अनसिक्योर्ड का मतलब कुछ भी गिरवी रखा नहीं है। जब गिरवी रखे डिबेंचर्स हुए हैं, आपने जिस पर्सन को डिबेंचर दिया है उसके पास कुछ गिरवी भी रखा हुआ है, तो वो सिक्योर्ड है। नहीं रखा तो अनसिक्योर्ड है। बियरर डिबेंचर और रजिस्टर्ड डिबेंचर। बियरर डिबेंचर्स का मतलब है कंपनी ने किसी को डिबेंचर दिए, उसने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, उसने किसी को दिया। तो जब पेमेंट का टाइम आएगा उस समय वो डिबेंचर जिसके पास है उसी को पेमेंट मिलेगा, वो हमारा बियरर डिबेंचर है। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब है जब कंपनी ने डिबेंचर दिया उस वक्त जो नाम रजिस्टर कर रखा है उसी पार्टी को पैसा मिलेगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं तो आप करवा सकते हो। ऐसे डिवेंचर जो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा वो कन्वर्टेबल, और जो नहीं होगा वो नॉन कन्वर्टेबल। ऐसे डिवेंचर जिनका पेमेंट करना पड़ेगा कुछ टाइम बाद, रिडीमेबल डिवेंचर। जिनका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा वो आपका इररिडीमेबल डिवेंचर। जब पेमेंट करने का टाइम आएगा, पहली चीज, और सेकंड पार्ट। तो ये कुछ काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स हैं जो आपको बस थोड़ी सी नॉलेज के लिए याद रखने पड़ते हैं। चलिए बेटा जी, इनके बारे में आपको यहां पर डेफिनेशन दे रखी है। अब हम अच्छे से जो चीज देखना चाहते हैं वो देखते हैं। मैंने यहां पर लिया शेयर, जिसको हम प्यार से कह सकते हैं शेयर, और यहां पर अपन ने ले लिया है डिबेंचर। अब कुछ छोटे मोटे सवाल हम लोग करेंगे एक दूसरे से, और हम खेलेंगे आपके साथ। क्या खेलेंगे? केबीसी। तो देखो, शेयर क्या था सर? शेयर हमारी कैपिटल का पार्ट था। जो कंपनी के शेयर्स लेता है वो कौन बन जाता है? ओनर्स बन जाते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ अ कंपनी।
डिबेंचर कौन लेता है? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर एक नॉन करेंट लायबिलिटी है, लंबे समय का कर्जा है आपके ऊपर, ठीक है। बट आपने देखा था जब आप डिबेंचर को इशू शेयर्स को इशू कर रहे थे, आप एंट्री क्या पास कर रहे थे? एप्लीकेशन की एंट्री क्या पास कर रहे थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री पास करी थी आपने? यस सर, ये एंट्री पास करी थी। और दूसरी एंट्री क्या पास करी थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्रीज का फॉर्मेट यही रहेगा, लॉजिक यही रहेगा। डिबेंचर भी जब इश्यू होते हैं तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से रहता है। बट अब अगर मैं इसी एंट्री को डिबेंचर में पास करूंगा, डिबेंचर में एप्लीकेशन की एंट्री कैसे पास होगी? डिबेंचर एक लायबिलिटी है, और जब आप डिबेंचर्स इशू करोगे तो लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू तीनों में सेम लॉजिक, अगर ये इंक्रीज होते हैं तो पार्ट बनेगा क्रेडिट साइड का, और डिक्रीज होते हैं तो पार्ट बनेगा डेबिट साइड का। तो जब आप डिबेंचर इशू करोगे तो एप्लीकेशन पे आ तो आपके पास पैसा रहा है, तो अगेन यहां भी आपने बैंक अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। लेकिन बदले में क्या जाएगा? डिबेंचर, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अभी फिलहाल डिबेंचर नहीं दिए, तो जिस तरीके से आपने वहां शेयर्स की एप्लीकेशन करी थी उसी तरीके से यहां डिबेंचर की एप्लीकेशन। उसके बाद सेकेंड एंट्री में आप जो डिबेंचर की एप्लीकेशन है उन्हें आप डिबेंचर्स दे देंगे, यानी कि डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। सेम। देखिए यहां ये परसेंटेज का साइन इसलिए है कि जब भी डिबेंचर इशू करे जाएंगे, डिबेंचर्स के आगे एक परसेंटेज रेट दे रखा होगा, इस रेट से उनको ब्याज मिलती है, 6 मंथ के हिसाब से भी, ईयर के हिसाब से भी, है ना। तो एप्लीकेशन में ही सेम, पहले पैसा आया, उसके बाद शेयर गया। बाकी चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, पहले पैसा नहीं आएगा, पहले डिबेंचर जाएगा, उसके बाद पैसा आएगा। ये डिबेंचर की कहानी। डिबेंचर में आपको फॉरफिटेड रीशूड वाला फंडा नहीं आएगा, इसका पार्ट नहीं बनता। बाकी सारा जो लॉजिक था वो सेम रहता है, ठीक है। तो एक बार कंसेप्ट को रिकैप करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। लगता है छोटा सा क्वेश्चन ज्यादा दूर हो गया है। आओ भाई। कहते चलिए गोपीदा फूल बन के। ये रहा, ये क्वेश्चन है बेटा। देखिए, एबीसी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 50,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। तो इससे आपका शेयर का भी थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। 25 एप्लीकेशन पर, 50 अलॉटमेंट पर, 25 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, ठीक है। एप्लीकेशन आई है हमारे पास 52,000 की डिबेंचर्स, एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड 50,000 डिबेंचर, रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर 2,000 डिबेंचर। क्या हुआ? मतलब कंपनी ने 50,000 डिबेंचर्स निकाले थे, पब्लिक ने 52,000 डिबेंचर्स मांग लिए, यानी कि 2,000 डिबेंचर्स ज्यादा मांग लिए। इन 2,000 डिबेंचर जो ज्यादा है उसका पैसा कंपनी ने लौटा दिया, कुछ भी एडजस्ट नहीं करा। तो देखो, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी सर एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर।
एप्लीकेशन। पहली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। अब देखो पहली एंट्री में अमाउंट वही आता है जो पब्लिक ने मांगा है। पब्लिक ने कितने मांगे थे, 52,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 25। तो 52,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 तो ये आ गया 13 लाख। ये आ गया आपका 13 लाख। ठीक है, ओके सर। उसके बाद सेकेंड एंट्री डिबेंचर्स को देने की, तो एंट्री क्या होगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। बट यहां पर आपने कुछ पैसा वापस भी किया है और पैसा जाएगा आपके पास से, तो यहां पर टू बैंक अकाउंट, पैसा आपके पास से जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। अब अपन क्या करेंगे, यहां तो हो गया बेटा 13 लाख, 2,000 डिबेंचर का पैसा आपने वापस कर दिया, तो 2,000 इंटू 25 यानी कि 50,000 रुपए आपने वापस कर दिए और 12,50,000 के डिबेंचर्स हो गए। बस यही मेन था इस कहानी में। बाकी आप अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या करोगे, ये वाली 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट। अमाउंट अब सब 50,000 से आएगा, 50,000 इंटू 50, और ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री हम कर देंगे। तो ये बेसिक था आपका, जैसा आपने देखा इस तरह से। ठीक है, चलिए अब वापस से चलते हैं। चलिए, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स हमने देखा था, डिबेंचर्स क्या होते हैं देखा था यहां पर। चलो, तो अब जब आप डिबेंचर इशू करते हो तो डिबेंचर प्रीमियम पर भी हो सकता है, डिबेंचर डिस्काउंट पर भी हो सकता है, जैसा हमने शेयर्स वाले चैप्टर में देखा था। तो फंडा भी सेम चलेगा। अगर आपका डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो डिबेंचर देने वाली एंट्री में प्रीमियम कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। बट यहां पर क्या हुआ, परचेज ऑफ एसेट्स या परचेज ऑफ बिजनेस। अगर आपने किसी को डिबेंचर दिया है और एसेट्स परचेज किया है, तो सबसे पहले आपके पास एसेट्स आ रही है, उसके आने की एंट्री सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिससे हम एसेट्स खरीदते हैं वेंडर कहते हैं उसे, तो सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। देन उसके बाद आप डिबेंचर्स दोगे किसको, वेंडर को, तो वेंडर डीआर टू डिबेंचर्स। अगर प्रीमियम पर दिया है तो वेंडर डीआर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन अगर आपने किसी का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया है तो सारी की सारी एसेट्स कहां जाएंगी, डेबिट साइड में। सारी की सारी लायबिलिटी कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में। अगर डेबिट साइड की सारी एसेट्स ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में आप डालोगे टू कैपिटल रिजर्व, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में आप डालेंगे गुडविल। लेकिन ये टॉपिक आपके लिए नया है, फॉर कोलेट्रल सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मेरी बात सुनिएगा। आपने किसी से लोन लिया, ठीक है, मान लो आपने किसी बैंक से लोन लिया और ये बैंक है। मैं समझ सकता हूं आपको ये बैंक वाली फील नहीं दे रही होगी, बचपन में कुछ यादें ताजा हो गई, लेकिन ये बैंक है, नया बैंक है, मजाक नहीं उड़ाओगे आप। यहाँ 4-5 कौए भी उड़ रहे हैं, चलो भैया उड़ गए कौए, ठीक है। चलो ये बैंक है, ठीक है, ओके सर, बैंक है। अब आपने बैंक से लिया है क्या, लोन, और इसके बदले आपने किसी एसेट्स को गिरवी रखा हुआ है एज अ प्रिंसिपल मॉर्गेज या एज अ फर्स्ट मॉर्गेज। आपने किसी चीज को गिरवी रखा हुआ है। अब बैंक वाले कह रहे हैं भाई साहब
अच्छी बात है, चलो आपने हमें एसेट्स दी, बहुत अच्छी बात है, तालियां। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, बैंक को ऐसा लग रहा है कि अगर इस एसेट्स को मैं बेचूंगा तो भी उतना पैसा नहीं आ पाएगा जितना मैंने लोन के रूप में आपको दिया है। तो जो कंपनी है वो कह रही है ठीक है, एसेट्स तो आपके पास है ही, एज आ सेकेंड सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी, आप डिबेंचर्स भी रख लो। अगर पैसा एसेट से पूरा का पूरा नहीं मिल पाए तो आप डिबेंचर्स का इस्तेमाल कर लेना। बैंक वाले कह रहे ठीक है, लेकिन ये पूरा लॉजिक काम कैसे करेगा? जब कंपनी लोन देने में असमर्थ होगी तब बैंक उसकी एसेट जो गिरवी रखी है उसे बेचेगी, और अगर वो उतने की नहीं सेल हुई तब जाके वो डिवेंचर का इस्तेमाल करेगी। यानी कि बहुत रेयर ऐसा चांस है कि बैंक के पास ऐसा ऑप्शन आए कि वो डिवेंचर का इस्तेमाल कर रही है। तो यहां पर जब कंपनी ने बैंक को एसेट्स गिरवी रखी पहली बार तो वो एसेट्स था, अब यहां पर कंपनी डिवेंचर्स को गिरवी रखी हुई है, तो क्या इस केस में कंपनी के गिरवी रखे हुए डिवेंचर एसेट्स का रूप ले सकते हैं? यस सर। यहां पर कंपनी इन डिवेंचर को एसेट्स के रूप में देखेगी, जिसके लिए आप उसको क्या लिखेंगे? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखा हमने? डिबेंचर सस्पेंस, ठीक है, एसेट्स के रूप में। अब यहां पर दो कंडीशन होती हैं, या तो कंपनी शो करे कि उसने डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिया हुआ है, या वो ना शो करे, क्योंकि भाई ये तो बात की बात है। तो अगर वो शो नहीं कर रही है तो सिंपल एक एंट्री पास होती है, लोन का पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और अगर वो शो कर रही है तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी, दूसरी एंट्री हो जाती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, क्योंकि एसेट्स भी बढ़ गई और लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो यही बात आपसे यहां पर कह रहा है, a collateral security may be defined as a subsidiary or secondary or additional security besides the primary security when a company obtain a loan or overdraft from a bank or any other financial institution। कंपनी ने किसी से लोन लिया है और किसी एसेट्स को गिरवी रखा हुआ है, अब उसके साथ में एक एडिशनल एज अ सिक्योरिटी कंपनी दे रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डिबेंचर। It may pledge or mortgage some assets as a secured loan against the said loan, but the lending institution may instead of additional assets और चाहिए साथ में कुछ as a collateral security so that the amount of loan can be realized in full, ताकि वो अपना सारा का सारा पैसा निकाल सके। उस केस को हम कहते हैं डिबेंचर्स को, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, अगर कंपनी लोन को रीपे नहीं करेगी ब्याज के साथ तो सबसे पहले वो एसेट्स को बेचेंगे, और अगर उससे पैसा नहीं आया तब जाके वो डिबेंचर का इस्तेमाल करेंगे ओपन मार्केट में। ठीक है, तो पहला मेथड है अगर कंपनी शो नहीं कर रही, कंपनी ने डिबेंचर्स दे रखे हैं एज अ कोलेटरल, वो कहीं पर शो नहीं कर रही, उस केस में सिर्फ लोन के आने की एंट्री करेंगे जो मैंने भी आपको बताया था। और अगर कंपनी शो कर रही है तो देखो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये दूसरी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिबेंचर इंटरेस्ट। सर ये क्या होता है? बेटा मैंने भी आपको बताया था, जब हम किसी भी पर्सन को, डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर देते हैं तो उस डिबेंचर के साथ साथ एक फिक्स रेट अटैच होती है कि इस पर्सन को इतने रेट से इंटरेस्ट मिलेगी ही मिलेगी।
तो वही इंटरेस्ट को हम कहते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट, उसे वो इंटरेस्ट मिलेगी ही मिलेगी। इंटरेस्ट कब कब मिल रही है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट का मतलब क्या है, व्हेन अ कंपनी इशूज डिबेंचर इट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट एट फिक्स परसेंटेज, चाहे वो हाफ ईयरली हो, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में हाफ ईयरली होता है। दिस परसेंटेज इज यूजली एज पार्ट ऑफ द नेम ऑफ डिबेंचर, जैसे कि आपसे कह रहा है 8% डिबेंचर तो 8% ब्याज, 10% डिबेंचर 10% ब्याज, और ये जो इंटरेस्ट है वो नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कभी कभी जो आपकी डिबेंचर इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस कट के मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस है सर, और अगर डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगी, पेमेंट का समय आ जाएगा, तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा, यस सर। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो कहां जाता है, डेबिट साइड में, यानी कि डिबेंचर इंटरेस्ट जब ड्यू हो गई तो पहली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, किसकी ड्यू हो गई, किसको देना है, डिबेंचर होल्डर। अब एक लायबिलिटी बन गई और ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए डिबेंचर होल्डर मैंने कहां डाल दिए, क्रेडिट साइड में। लेकिन कभी कभी ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम है और इस पर टीडीएस काट के आपको ब्याज मिलती है, यानी कि इसका कुछ परसेंट कहां जाएगा, टीडीएस की फॉर्म में, इनकम टैक्स की फॉर्म। इस तरह से अगली एंट्री में डिवेंचर होल्डर को पेमेंट हो जाएगा, इनकम टैक्स को पेमेंट हो जाएगा, और ये जो पैसा है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में राइट ऑफ करते हैं। तो मैंने इसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, देख लेता हूं एक बार, कहां गया, ला। देखो ये क्वेश्चन देखो आप, अच्छा ये अपना कंसेशन वाला है, जब डिवेंचर्स हमने क्या कह रहा है आपसे, राधा लिमिटेड परचेज मशीनरी वॉर्थ 1,20,000 एंड बिल्डिंग 2 लाख फ्रॉम दीपा लिमिटेड। तो देखो यहां पर एक तरीके से एसेट्स ही परचेज कर रहा है, तो एंट्री में क्या आ गया, मशीनरी को हमने क्या कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। किससे खरीदा, वेंडर से, वेंडर का नाम क्या है, दीपा लिमिटेड। अब आप देखिए मशीनरी आपने खरीदी है 1,20,000 की और बिल्डिंग की कीमत है 2 लाख, और आप उसे पैसे दे रहे हो 3 लाख। आपके पास चीज आ रही है 3,20,000 की और आप उसके बदले दे रहे हो सिर्फ 3 लाख रुपए, तो 20,000 का फायदा है, यस सर। ये फायदा सीआर में आ जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व के नाम, टू कैपिटल रिजर्व 20,000, इस तरीके से। तो यही आपसे कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हमने उन्हें डिबेंचर्स दे दिए, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, दीपा लिमिटेड टू 12% डिबेंचर्स 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे, डिबेंचर इंटरेस्ट का। एम लिमिटेड हैड इशू ₹5 लाख 10% डिबेंचर ऑन विच इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली। 30 सितंबर को ब्याज दी जा रही है और 31 मार्च को ब्याज दी जा रही है। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड assuming that all money were duly paid by the company, और टीडीएस भी दे रखा है आपको 10%। देखिए तो सबसे पहले ब्याज कब दी जाएगी, 30 सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू होगी। एंट्री क्या बताई थी मैंने अभी,
डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और आप क्वेश्चन में देखिए टीडीएस की भी बात हो रही है, तो यहां पर टू टीडीएस पेबल। ठीक है, यहां पर टू टीडीएस पेबल। अब देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट कितना देना है, 5 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 10%, तो 10%, 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000 हो गया। लेकिन ये तो पूरी साल का है, पूरी साल का 50,000, तो 6 महीने का 25,000। अब इस 25,000 का 10% जाएगा टीडीएस में, तो 25,000 का 10% 2500, यानी कि एक्चुअल डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, 25,000 में से 2500 माइनस कर दो तो 22,500। ये हमने एंट्री पास कर दी, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। अब हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट की एंट्री क्या होगी, सेम डेट रहेगी। सबसे पहले पैसा देंगे डिबेंचर होल्डर को, तो लायबिलिटी कम होगा। डिबेंचर होल्डर डीआर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर डीआर टू बैंक, कितना पैसा, 22,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में इनकम टैक्स पेबल, तो 30 सितंबर, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 2500। तो ये 3 एंट्री हो गई 30 सितंबर की। अब ये सेम एंट्री, सेम अमाउंट की एंट्री होंगी 31 मार्च को, सेम एंट्री। तो पहली एंट्री क्या हुई थी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू इनकम टैक्स पेबल या टीडीएस पेबल। टू इनकम टैक्स पेबल या टीडीएस पेबल, अमाउंट सेम आ जाएगा 25,000 और आपका 2500 और 22,500। नेक्स्ट एंट्री सेम, पेमेंट वाली सेम रहेगी, ये वाली भी सेम रहेगी। बस साल के लास्ट में पूरा जितना भी डिबेंचर इंटरेस्ट हमने पेड करा है वो सभी का सभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। पूरी साल में कितना, 50,000। पूरी साल में डिबेंचर इंटरेस्ट कितना दिया है, 50। तो यहां पर आ गया 50। ये था आपका डिबेंचर इंटरेस्ट वाला फंडा। अब इसमें बेटा आगे जो फंडा आता है वो है आपका टर्म्स ऑफ इशू, यानी कि आपने डिबेंचर्स को इशू करा, पार पर रिडीम कर रहे हो, पार पर इशू करा, प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो। ऐसे 6 केसेस होते हैं। उन केसेस से रिलेटेड शायद क्वेश्चन भी होगा, एक बार मैं देख लेता हूं। देखिए ये रहा, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है,
इशूड इतने पर, रिडीम इतने पर। इस क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं। देखिए यहां पर आपसे मैं सबसे पहले, चीर लिमिटेड इज इंटरेस्टेड इन इशूइंग 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहली बात, उसने 10% डिस्काउंट पर इशू करा, तो अगर मैं डिस्काउंट की एंट्री पास करूं तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास से क्या गए? 12% डिबेंचर्स। और जब मैं डिस्काउंट पर इशू करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं पैसे कम ले रहा हूं, तो वो कहां आएगा? डेबिट आएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, राइट। इसको हम लॉस की तरह भी देख सकते हैं। रिडीमेबल एट पार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम सिंपल एंट्री ये हो गई। कितना? 10,000 इंटू अगर 100 करोगे तो 10 लाख हो गया। उसमें से 10% डिस्काउंट है, 10 लाख का 10% 1 लाख, और 9 लाख रुपए आपके पास आए थे। ये पहली एंट्री हो गई आपकी, ठीक है। सेकंड देखिए, इशूड एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। तो मैं इसको यहां दिखाता हूं। देखिए सबसे पहला, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है, और 12% डिबेंचर्स क्योंकि डिबेंचर्स जा रहे हैं, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और उसके साथ में प्रीमियम भी है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि आप डिबेंचर्स का पेमेंट प्रीमियम के साथ, तो ये आपका फायदा है। अब आपसे कह रहा है 10,000 इंटू 100, यानी कि 10 लाख रुपए के तो डिबेंचर्स, और 5% का प्रीमियम, 10 लाख का 5% 50,000, यानी कि टोटल पैसा आपके पास कितना आ रहा है? 10,50,000। ये सेकंड केस हमारा हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड केस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब हमने इशू तो पार पर करा है, जितने डिबेंचर्स दिए उतना ही पैसा लिया, लेकिन पेमेंट प्रीमियम पर कर रहे हैं, तो एक तरीके से लॉस हो गया। अब इसको हम कैसे करेंगे? थर्ड केस, थर्ड केस क्या कह रहा है? सबसे पहले पार पर इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। अब आप जो प्रीमियम पेड करोगे ना, वो इशू पर नहीं मिल रहा है, वो रिडीम पर मिल रहा है, तो यहां पर आप उसको डालोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और इस प्रीमियम की वजह से आपको लॉस हो गया, तो यहां लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब सर अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बेटा, पार की बात थी तो 10 लाख यहां आ गया, और 10 लाख ही यहां आ गया। अब आपसे कह रहा है 5% प्रीमियम, यानी 50,000 का पेमेंट करोगे, और 50,000 का यहां पर क्या हो गया? लॉस हो गया। 50,000 का यहां पर हमें घाटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, issued at a discount of 5% and redeemed at a premium of 10%, यानी कि टोटल एक तरीके से 15% का लॉस हो गया। तो देखो इसको कैसे करेंगे? नेक्स्ट एंट्री, केस नंबर 4। सबसे पहले डिस्काउंट को इशू करने की एंट्री कर दे रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट
टू 12% डिबेंचर्स, ठीक है, और यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले इसका हम अमाउंट कर लेते हैं। डिबेंचर्स कितने के थे? 10 लाख के थे। पेमेंट डिस्काउंट पर हुआ है कितना? 5%, तो 50,000 का डिस्काउंट है और 9,50,000 रुपए हमारे पास आए हैं, ठीक है। चलो, अब यहां पर क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, रिडीमेबल प्रीमियम, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है? 10%, तो 10 लाख का 10% 1 लाख, और इस 1 लाख की वजह से हमें लॉस हो गया, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये हमने डाल दिया 1 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 5, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो यही देख लेते हैं फिफ्थ केस। केस नंबर 5, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स, और अब आपके पास इशू वाला प्रीमियम है पहले, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो प्रीमियम कितना था शुरुआत का? 10%, तो डिवेंचर्स हैं 10 लाख के, इसका 10% यानी 1 लाख का प्रीमियम, तो हमारे पास पैसा आ गया 11 लाख। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 20% का प्रीमियम है रिडीमेबल, तो अब अगेन इसमें एक और प्रीमियम, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 20% यानी 2 लाख, और इसी 2 लाख का यहां हो गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितना? 2 लाख। ये आपका टर्म्स ऑफ इशू वाला पार्ट है, इतने पर इशू, इतने पर रिडीम, ऐसे इशू ऐसे रिडीम, ये सारी चीजों की बात है। अब जब रिडीम की बात आ रही है, यानी कि रिडेम्पशन की बात आ रही है, तो आपको 2 चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक होता है हमारा DRR और एक होता है DRRI, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। सर ये दोनों क्या होते हैं? भाई अगर मुझे पेमेंट करना है डिबेंचर्स का कुछ सालों बाद, तो मैं एकदम से पैसा कैसे लाऊंगा? अगर मैं कुछ पैसा रिजर्व में डालता चल रहा हूं, तो हो सकता है उस समय मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मैं उसका पेमेंट कर सकूं। तो इसके लिए मैं DRR बना रहा हूं, जो कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 10% लेके चलते हैं हम। बट DRI क्या है? अगर मैं पैसा रिजर्व में डाल रहा हूं, तो उसमें कुछ इंक्रीजमेंट तो हो नहीं रहा। अगर मैं पैसे को इन्वेस्टमेंट के रूप में लगा दूं, पैसे को इन्वेस्ट कर दूं कहीं पर, तो मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा। यस सर, DRR एक रिजर्व की तरह है, लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो देने के लिए,
और DRI एक एसेट्स की तरह है, इन्वेस्टमेंट की तरह है, तो ये आपको 15% करना पड़ता है जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। ठीक है, 15% आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, 30 अप्रैल से पहले हर साल मैच्योर होता है और इस पर कुछ ब्याज भी मिलती है आपको। यस सर। तो इस टॉपिक का क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट बन जाता है जब आप ये एग्जाम दोगे ना दिसंबर में। तो ये जो सिंकिंग फंड का टॉपिक आता है वो इसी के नाम से जुड़ा हुआ है, सिंकिंग फंड यानी कि डिबेंचर्स फंड, डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट यानी कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका लॉजिक हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि DRR में हम कैसे क्या करते हैं, DRRI में हम कैसे क्या करते हैं, कितना पैसा आता है, कैसे आता है, कैसे एंट्रीज होती हैं। चलो मैं आपको समझाता हूं, इसके लिए एक पूरा प्रॉपर मैं फॉर्मेट समझाऊंगा। देखो बेटा, यहां से समझना, यहां से समझना। सबसे पहले हमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा डाला, किसमें से, प्रॉफिट एंड लॉस में से। कितना डालेंगे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 10%। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करा और DRR में पैसा गया, रिजर्व इंक्रीज हुआ, इसलिए ये एंट्री कैट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, पहली एंट्री। नेक्स्ट, फॉर इन्वेस्टिंग द अमाउंट सेट असाइड फॉर रिडेम्पशन। अब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है और इन्वेस्ट करोगे तो एसेट्स आ रही है, इंक्रीज हो रही है, इस वजह से इसको डेबिट किया और पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट। आपने DRR भी क्रिएट कर दिया और आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। अब क्या होगा सर, अब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी ब्याज मिलेगी आपको, यानी पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये एक नया अमेंडमेंट है कि जब अब आपको इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट मिल रही है, आप उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे, ना ही सिंकिंग फंड में। तो जब इंटरेस्ट यानी कि फायदा है और फायदा आ रहा है आपके पास, तो फायदा कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपके पास, आपने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, डिबेंचर्स का पेमेंट करने का टाइम आया और आपने अपने डिबेंचर्स को बेच दिया, बेच दिया, इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या गया, इन्वेस्टमेंट गया, एसेट डिक्रीज हो गई तो वो क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आगे बढ़े, अब अमाउंट ड्यू हो गया, यानी कि वो दिन आ गया जिस दिन आपको डिबेंचर्स का पेमेंट करना है। तो आपके पास अब डिबेंचर वापस आ रहे हैं, तो डिबेंचर्स को डेबिट किया क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, और ये पैसा किसको देना है, डिबेंचर होल्डर। अब एक ड्यू हो गया तो टू डिबेंचर होल्डर, और अगर इस पर प्रीमियम भी होता तो यहां पर आपको मालूम है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। फिर आपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करा, और इतना सब होने के बाद जितना पैसा आपने DRR में डाला था वो सारा पैसा कहां डालोगे, जनरल रिजर्व में। Considering the fact that interest is received each year through cash या बैंक अकाउंट and it is not reinvested in the illustration given in the chapter, अभी हम देखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो भी ब्याज आ रही है DRRI की, वो कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस से ये थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन
AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC, HFC। सर इसका नाम क्यों लिखा है? ये जितने भी नाम हैं इनमें आपको DRR को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए आपसे कह रहा है इनको छोड़कर हमें दे रखा है 6% मॉर्गेज, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ₹5,000। मतलब सर आपके पास 10,000 डिबेंचर है 10 ईच के, तो 10,000 इंटू 10 कितना हो गया? 1,00,000 हो गया। 1,00,000 का 10% कितना हो गया? 10,000। यानी कि DRR कितना मेंटेन करना है? 10,000। 5,000 पहले से दे रखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना और ट्रांसफर करेंगे? 5,000 रुपए। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR 5,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए भाई। ठीक है, अभी ये सिर्फ कॉमन एंट्रीज है, कैसे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो समझाने के लिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद द स्केड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज ₹15,000 एट इंटरेस्ट 4% पर एनम, रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। 15,000 का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिस पर 4% की ब्याज मिलती है सालाना। कब मिलती है? हर साल 31 दिसंबर को मिलती है। बैंक बैलेंस आपको दे रखा है 90,000 का। बैंक बैलेंस कितना दे रखा है आपको? 90,000 का। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू दिसंबर 31, 2022। 31 दिसंबर तक का हमने डिबेंचर होल्डर को ब्याज भी दे दिया है। ऑन 28 फरवरी 2023 द इन्वेस्टमेंट वर रिलाइज एट पार। ये ध्यान रखिएगा, जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो कितने पर बेचे गए हैं। ज्यादा पर बेचे गए हैं तो आपको फायदा हुआ, कम पर बेचे गए हैं तो आपको नुकसान हुआ। फायदा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, और घाटा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। बट यहां पर पार पर बेचे गए हैं, यानी कि 15,000 पर ही। तो देखिए नेक्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, पैसा आएगा आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट, और टू पैसा है आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या गया आपके पास से? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का? 15,000 रुपए। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है आपसे। और आपसे कह रहा है एंड द डिबेंचर वर पेड ऑफ एट 10.1 टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करा है 10.1, यानी कि एक्स्ट्रा पेमेंट करा है, यानी कि प्रीमियम भी है। तो देखिए थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री बेटा, हमने डिबेंचर होल्डर पहले ड्यू होंगे, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और पेमेंट प्रीमियम के साथ कर रहे हैं तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर लिख सकते हो। चाहो तो यहां शो कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट पेमेंट में भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, बट यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर प्रीमियम इस जगह शो करना है आपको अलग से। ठीक है, देन उसके बाद टोटल पैसा आप क्या कर दोगे? पेड कर दोगे किसको? डिबेंचर होल्डर को। कितना पैसा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। 10,000 डिवेंचर्स थे और 10.1, यानी कि 1,01,000 रुपए आपने डिवेंचर होल्डर्स को पे कर दिए।
और विद एक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि डिबेंचर की इंटरेस्ट भी दी जाएगी। डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी है, देखो डिबेंचर की इंटरेस्ट है 10,000 डिबेंचर्स थे इंटू 10 के हिसाब से 1,00,000 रुपए। 1,00,000 पर 6% की इंटरेस्ट दी जा रही है, लेकिन दिसंबर तक की दे दी है, जनवरी फरवरी 2 महीने की और देनी है। तो ये 1 ये 2, यानी कि डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी दी जाएगी डिबेंचर होल्डर को, 1,000 रुपए। तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1,000 रुपए एज अ इंटरेस्ट। अब आपसे कहा गया है कि आपको जो जो इस क्वेश्चन में अकाउंट दिख रहे हैं, लेजर बनाने के लिए दिख रहे हैं, उनको आप प्रिपेयर कीजिए। तो पहले आपको, सबसे पहले आपने एंट्रीज कर ली, एंट्री से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज कहां जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बैंक अकाउंट प्रिपेयर करवाऊंगा, जो जो मेन है आपके लिए वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट। नहीं 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 नहीं। बैंक अकाउंट एक एसेट्स की तरह लेंगे, और एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहां जाता है बेटा, डेबिट साइड में। तो देखो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना था ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस था 90,000 रुपए का। तो 90,000 रुपए यहां, ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था क्वेश्चन में कि आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा था, पैसा आए थे, पैसा बैंक यहां पर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो बैंक के अकाउंट में भी क्या होगा, डेबिट होगा। टू DRRI कितना, 15,000 रुपए। अब बेटा जी ये जो डिबेंचर है इस पर इंटरेस्ट मिल रही है हर 31 दिसंबर को, और इसको बेचा कब गया है, फरवरी में। यानी कि डिबेंचर इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट भी आएगी 2 महीने की। तो देखो बेटा 15,000 का इन्वेस्टमेंट था, 4% की सालाना इंटरेस्ट है, हमें निकालनी है 2 महीने की। तो यहां पर 0 0 0 0, यहां पर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि 100 रुपीज। कितनी खतरनाक इंटरेस्ट आ रही, 100 की इंटरेस्ट आ गई। तो ये 100 क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट। तो जब ये इंटरेस्ट आया होगा इन्वेस्टमेंट का, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो बैंक डेबिट होगा, तो यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट, यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा, 100 का, ठीक। ये आपका 100 का आ गया। अब आपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करा है बाय डिबेंचर होल्डर्स। तो पेमेंट करा है, तो पेमेंट में एंट्री क्या हुई थी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक कहां गया था, सीआर में। तो यहां भी कहां जाएगा, सीआर में। 10,000 इंटू 10.1, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स को हमने 1,01,000 रुपए दिए विद डिबेंचर की इंटरेस्ट। तो डिबेंचर की इंटरेस्ट हमने कितनी दी थी, 1,000 रुपए। तो बाय डिबेंचर इंटरेस्ट 1,000। अब ये बैलेंस आ जाएगा, इतना पैसा बचा है हमारे पास, बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया आपका 1,05,100, और ये आपका हो गया 3,100 का बैलेंस बचा है, और ये आ गया हमारा 1,05,100, इस तरीके से।
उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाओगे। इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स का अकाउंट है, तो सबसे पहले उसका भी ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, डेबिट साइड में 15,000। फिर उसको सेल कर दिया तो वो 15,000 सीआर में, और इस तरीके से वो खत्म हो गया। फिर आप बना सकते हो DRR का, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। रिजर्व का एक लायबिलिटी की तरह अप्रोच लेना है। ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। ओपनिंग कितना था, 5,000। 5,000 और लेने पड़ेंगे कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस में से, जो हमने पहली एंट्री करी थी। तो सीआर में अब कितना हो गया, 10,000। ये 10,000 रुपए लास्ट में कहां ट्रांसफर होंगे, जनरल रिजर्व में। तो डेबिट साइड में टू जनरल रिजर्व। तो ये कुछ कंसर्न लेजर हैं, आपको इस तरीके से करके आना है। ध्यान रखिएगा, डिबेंचर्स सिंकिंग फंड यानी कि डिबेंचर फंड, डिबेंचर यानी कि इन्वेस्टमेंट फंड, इन सब की आपको बहुत अच्छे से एंट्रीज करनी है। अप्रोच मत भूलना, जो क्लियर अप्रोच मैंने बताया है, कैपिटल पर कैसे अप्रोच लगता है, लायबिलिटी पर कैसे अप्रोच लगता है, एक्सपेंसेस पर, एसेट्स पर, और आपका रेवेन्यू पर। तो ये तो बात चल रही है रिडेम्पशन की। रिडेम्पशन करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। एक तरीका और रह गया है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, परचेज ऑफ डिबेंचर्स इन ओन मार्केट। मतलब सर, आपने अपने ही डिबेंचर्स को समय से पहले मार्केट से ले लिया, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसमें कुछ और क्वेश्चंस अटैच किए हैं। एक ये क्वेश्चंस है, सेम वही फंडा है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बेटा। ठीक है, ये सारे अकाउंट आपको बनाना है, डिबेंचर, DRR, इन्वेस्टमेंट, बैंक, डिबेंचर होल्डर। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट वाला, ये मैंने अभी आपको करवा ही दिया बेटा। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं कि जब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का टाइम आता है तो कंपनी या तो सारा का सारा पेमेंट कर देती है डिबेंचर होल्डर्स का, या कुछ का कर देती है, कुछ का नहीं करती, कुछ को कन्वर्ट कर देती है, या अपने ही मार्केट से अपने ही डिबेंचर्स को परचेज कर लेती है। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन द मार्केट। मतलब सर देखिए, जब कंपनी के पास पैसा आया तो कंपनी ने सोचा कि मैं, जो रिडेम्पशन का टाइम आ रहा है उससे पहले ही क्या करूं, डिबेंचर्स का परचेस करके उनको तुरंत कैंसिल कर दूं, यानी कि खत्म कर दूं। कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, या फिर इस डिबेंचर्स को कंपनी परचेस तो करती है लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट अपने पास रखती है, यानी कि उसको तुरंत कैंसिल नहीं करती, वो अपने आप से अपने को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो एज अ इन्वेस्टमेंट, तो कंपनी जब भी डिबेंचर्स को परचेस कर रही है ओन मार्केट से, तो या तो तुरंत कैंसिल करेगी या क्या करेगी, एज अ इन्वेस्टमेंट अपने पास रखेगी। तो अगर कंपनी तुरंत मार्केट से परचेस कर रही है और कैंसिल कर रही है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी के डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, यानी कि हमने उसको डेबिट कर दिया और कंपनी ने उसका क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, यानी कि पैसा गया तो बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। बट इसमें एक लॉजिक होता है। सर क्या, अभी आपने क्वेश्चन देखा था, कंपनी ने जब पेमेंट किया तो डिबेंचर इंटरेस्ट 2 महीने की रह गई थी, वो भी पेड किया। यस सर, ऐसे ही जब कंपनी कभी परचेस करती है डिबेंचर्स को मार्केट से, तो हो सकता है ऐसे टाइम पर परचेस कर लिया हो जिस समय जो डिबेंचर होल्डर है उसको कुछ ब्याज मिलनी हो, कुछ इंटरेस्ट मिलनी हो। ऐसे केस में ऐसा होगा ही होगा, कुछ इंटरेस्ट आपको देनी पड़ेगी क्योंकि वो उसका ऑब्लिगेशन बन चुका है आपके ऊपर। तो डिबेंचर इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट भी हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया।
और कभी कभी जब डिबेंचर आप परचेस करते हो तो जितने की फेस वैल्यू थी उतने पर परचेस नहीं करा, उससे कम पर परचेस करा, तो यानी कि आपके लिए वो क्या है, एक फायदा है। तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, ये फायदा आप जब ही क्रेडिट करोगे जब डिबेंचर्स को कैंसिल कर रहे हो। अगर आपने डिबेंचर एज अ इन्वेस्टमेंट लिए हैं तो हाल फिलहाल आप उसे ऐसा नहीं करोगे, आप सीधा सीधा जब करोगे जब वो इन्वेस्टमेंट के रूप में लिए गए डिबेंचर भी आप कैंसिल कर रहे हैं। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन, हाँ इसमें दो चीज तो रह ही गई। डिबेंचर इंटरेस्ट भी दो टाइप से हो जाती है बेटा, एक होती है एक्स इंटरेस्ट और एक होती है कम इंटरेस्ट। मतलब सर, कम इंटरेस्ट का मतलब है कि जो आप डिबेंचर्स को परचेस करने के लिए पेमेंट कर रहे हो ना, जो इंटरेस्ट है वो उसी में शामिल है, जो इंटरेस्ट है वो उसी में शामिल है, ठीक है। और एक्स इंटरेस्ट का मतलब है जो आप डिबेंचर्स को परचेस करने के लिए पेमेंट कर रहे हो ना, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन से ये समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये क्वेश्चन है देखो, a company purchased 212% debentures of rupees 100 each at rupees 97 on कम इंटरेस्ट बेसिस। क्या है बेटा, कम इंटरेस्ट बेसिस, यानी कि जो पेमेंट कर रहे हो उसी में डिबेंचर की इंटरेस्ट शामिल है, ठीक है। ऑन 1 जुलाई, कब परचेस किया आपने डिबेंचर को, 1 जुलाई को आपने परचेस किया है फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, तुरंत की तुरंत आप कैंसिल करोगे। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले आप कब परचेस कर रहे हो, 1 जुलाई को, ठीक है। आपने डिबेंचर्स को तुरंत कैंसिलेशन के लिए परचेस किया है, तो यानी कि आपकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसीलिए 12% डिबेंचर्स अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डिबेंचर की इंटरेस्ट साल में 30 सितंबर को देनी है और 31 मार्च को देनी है, और डिबेंचर परचेस करें 1 जुलाई में, यानी डिबेंचर इंटरेस्ट वाला भी लॉजिक इसमें आएगा, यानी डिबेंचर इंटरेस्ट भी डेबिट होगा। आपके पास से क्या गया, पैसा गया, और यहां पर आपको दिख रहा है कि आपने जो डिबेंचर परचेस करे हैं वो 100 के थे, लेकिन आपने करे हैं 97 के, यानी कि 3 का फायदा। तो ये फायदे के लिए आप यहां पर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को भी क्रेडिट करोगे, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, अमाउंट कैसे कैसे आएगा। तो वो डिबेंचर 200 इंटू 100, डिबेंचर तो जो फेस वैल्यू थी उससे खत्म हो गए, 200 इंटू 100 करो कितना हो गया, 200 इंटू 100 यानी 20,000। अब आपको यह पता करना है कि डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी है। देखिए साल में 30 सितंबर को ब्याज दी जा रही है और 31 मार्च को ब्याज दी जा रही है। जब उसने 1 जुलाई को डिबेंचर को परचेस किया होगा तो उससे पहले जो हमारे डिबेंचर होल्डर हैं उन्हें इंटरेस्ट कब मिली होगी, 31 मार्च को, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने की डिबेंचर इंटरेस्ट उनको मिलनी चाहिए। तो देखो 200 डिबेंचर थे 100 के हिसाब से, यानी कि 20,000 रुपये, 20,000 का 12% और 3 महीने, 12 से 12 गया 0000, यानी कि 600 रुपए का क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट है।
तो डिवेंचर इंटरेस्ट में आ गया 600 रुपए। अब आपने टोटल पैसा कितना दिया है 97, तो 200 इंटू 97, 200 इंटू 97, ये आ गया 19,400। क्योंकि इंटरेस्ट भी इसमें शामिल है तो हमें फायदा हो गया ना, हमने डबल फायदा हो गया। क्या क्या, एक तो 3 का फायदा ये हो गया और डिवेंचर की इंटरेस्ट का भी फायदा हो गया। तो देखो 3 का फायदा कितना हो गया 200 इंटू 3, तो 200 इंटू 3 600 और 600 1200 का फायदा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। अब क्या करेंगे, और तो कुछ बचा नहीं है। अब आप 2 एंट्री पास करोगे, सिंपल सिंपल। पहली एंट्री, ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। और दूसरा, ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ और आपको इसी तरीके का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है। चलो देखते हैं इसको अच्छे से। एबीसी लिमिटेड हैड कितना कितना 10 लाख रुपए के डिवेंचर से 100 ईच, तो 100 ईच मगर मैं कर दूंगा तो कितने के डिवेंचर हो गए 10,000 डिवेंचर से। ठीक है, द कंपनी परचेज इन द ओपन मार्केट फॉलोइंग डिवेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। पहला खरीदा है 1/7/2023 को, तो 1/7/2023, तो 1/7 का मतलब है शायद 1 जुलाई को। ठीक है ना। अब डिबेंचर परचेस करा है तो डेबिट में क्या आएगा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने डिबेंचर 6% डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट भी डेबिट होगा। पैसा जाएगा आपके पास और तुरंत कैंसिल कर रहे हो, और 97 यानी कि प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन भी शामिल, प्रॉफिट ऑन कैंसिल, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन भी आपके पास यहां पर आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 डिवेंचर, तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया, 1000 इंटू 100 कितना हो गया, फटाफट से बताओ। 1000 इंटू 100 1 लाख हो गया सीधा सीधा। यानी कि डिवेंचर कितने के कैंसिल हो रहे हैं, लायबिलिटी कितने की कम हो रही है आपके पास से 1 लाख रुपए की। डिवेंचर की इंटरेस्ट कितनी है 1/7 यानी कि जुलाई, 1 जुलाई को आपने डिवेंचर परचेस करे हैं। कंपनी जो डिवेंचर की इंटरेस्ट है वो 30 सितंबर और 31 मार्च को दे रही है, यानी कि जुलाई से पहले ब्याज कब मिली होगी, मार्च में। तो अप्रैल मई जून, अगेन 3 महीने की डिवेंचर की इंटरेस्ट। तो 1000 डिवेंचर इंटू 100 इंटू 6% है इंटरेस्ट, इंटू 3 महीने, 1 2 100 से 100 गया, 2 1 जा 2, 1500 रुपए क्या आ गया डिबेंचर की इंटरेस्ट। तो यहां आ गया 1500 रुपए। अब आपने पेमेंट कितना किया है 1000 इंटू 97 यानी कि 97,000, 97,000। अब आपसे कह रहा है कम इंटरेस्ट, यानी कि इस अमाउंट में ये डिबेंचर की इंटरेस्ट भी शामिल है। तो बेटा जो फायदा यहां हुआ वो और जो डिबेंचर इंटरेस्ट दोनों कहां जाएगा, प्रॉफिट में। तो देखो 1500 डिबेंचर के और 1000 इंटू 3 का फायदा हो रहा है, 100 पर लेना था 97 पर लिया है, 3000 और 1500, तो 4500 रुपए कहां गए, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब यहां इस क्वेश्चन में एक नई और अच्छी बात क्या है कि कंपनी के टोटल डिबेंचर्स थे 10,000 के, जिसमें से कंपनी ने कितने के कैंसिल कर दिए 1000 के, यानी कि अब कंपनी के पास कितने के डिबेंचर
9,000 डिबेंचर्स। इन 9,000 पे आपको डिबेंचर की इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। कब? 30 सितंबर। क्योंकि अगला कब खरीदा है? 29 फरवरी। तो बीच में क्या आएगा? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर डिबेंचर की इंटरेस्ट देंगे हम। एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो कितना इंटरेस्ट देंगे बेटा? 9,000 डिबेंचर है, 100 ईच, और 6% की इंटरेस्ट है, और 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने, 6 महीने बाद दी जा रही है। तो 1 2 3, तो ये आ गया आपका 9,000 इंटू 3, यानी कि 27,000। तो इंटरेस्ट कितनी दी जाएगी? 27,000। अब देखो बेटा, 29 फरवरी को दोबारा से आपने और डिबेंचर्स को परचेस किया है। 29 फरवरी, 29 फरवरी, एंट्री सेम रहेगी, 6% है डिबेंचर, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। डिबेंचर की इंटरेस्ट भी शामिल है। डिबेंचर की इंटरेस्ट भी शामिल है, और टू बैंक, और शायद प्रॉफिट भी होगा, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिल। अगर यहां पर आपके पास आप कैंसिल नहीं कर रहे होते तो क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट भी आता, क्योंकि आपके पास एक एसेट्स आ रही है। ठीक है, तो यहां पर आप जो डिवेंचर कर रहे हैं, यहां पर आपका क्या आता? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन ओन डिवेंचर। ठीक है, क्रेडिट नहीं, सॉरी, डेबिट आता। कितने डिवेंचर लिए? 1800। तो 1800 इंटू 100। ठीक है, तो 1,80,000 के डिवेंचर्स यहां पर कैंसिल हो गए। उसके साथ साथ डिवेंचर की इंटरेस्ट देखिए, लास्ट इंटरेस्ट कब मिली? 30 सितंबर को। ठीक है, 30 सितंबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने की डिवेंचर इंटरेस्ट। 1800 इंटू 100 इंटू 5 महीने, और इंटू 6%। 100 से 100 गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 2 1 जा 2, 900, 900 इंटू 5 करोगे तो आ गया 4,500। तो डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी? 4,500। अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक्स इंटरेस्ट, एक्स की इंटरेस्ट नहीं। एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि जो आपने पेमेंट किया है उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, आपको उसको अलग से देना पड़ेगा। यानी कि आपने पेमेंट कितना किया है? 1800 इंटू 99 का। तो 1800 इंटू 99, तो ये हो गया 1,78,200। अब इसमें डिबेंचर की इंटरेस्ट भी जोड़ी जाएगी पेमेंट का, तो ये हो गया 1,82,700, और जो फायदा हुआ है वो एक का हुआ है, तो 1800। इस तरीके से। अब इसके आगे क्या होगा सर? इसके आगे दोबारा से आप डिबेंचर की इंटरेस्ट पे करोगे मार्च में। तो अब 31 मार्च को डिबेंचर की इंटरेस्ट आप पे करोगे। एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी इंटरेस्ट सर?
10,000 डिवेंचर थे, 1000 पहले चले गए, 9,000 बचे, 1800 अब चले गए, तो अब कितने बचे? 7,200 डिवेंचर्स, 100 ईच, 6% की ब्याज और 6 महीने के हिसाब से 100 से 100 गया, 1 2 ये आपका, तो 7,200 इंटू 3, तो 1 2 3, 21,000 और 600, तो 21,600 की इंटरेस्ट या। अब आप क्या करेंगे, जहां जहां डिवेंचर इंटरेस्ट है उस सबको ऐड करोगे और कहां ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखो 21,600, 4,500, 27,000 और 1,500, इन सबको जोड़कर 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रांसफर करोगे। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। और ये जो प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट, उसके बाद ये प्रॉफिट, इन दोनों को जोड़कर ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो बेटा जी ये था आपका प्यारा सा चैप्टर डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको ध्यान से करना ही करना है, वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले ये जो मैंने सिंकिंग फंड, डिबेंचर फंड, इन्वेस्टमेंट वाले जो क्वेश्चन है, कम से कम 5 क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हो, लेजर आपको बनाना हो। मेनली डिवेंचर्स में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो सब एक एक दो दो क्वेश्चंस भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे डिवेंचर का फुल फ्लैश क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद परचेज ऑफ ओन मार्केट के 2-4 फुल फ्लैश क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, आपका काम अच्छे से हो जाए। ठीक है, बस मेन है यहाँ पे इसमें आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और आपका डिवेंचर। तो इस सेशन में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अब आपका डिवेंचर में रोला ऑन द टॉप है, कैसा लगा सेशन, समझ में आया अच्छे से? तब तक के लिए बेटू अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर।